अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस का जो इंग्लिश का एसए का जो पेपर है उस पे आज हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। पिछली हिस्ट्री ये है कि पहला पेपर सीएसएस के जो 12 पेपर्स आप अटेम्प्ट करते हैं, 6 उसमें ऑप्शनल हैं, 6 कंपलसरी पेपर्स हैं। उनमें जो सबसे पहला पेपर है वो इंग्लिश एसए का होता है, जिसमें आपने एक पेपर में सिर्फ एसए लिखना होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। तकरीबन जो है 10 आपको टॉपिक दिए होते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में से। उस पर भी हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ आम तौर पे होते हैं, और उनमें से किसी एक टॉपिक को आपने चूज़ करना है। और ज़ाहिर है 3 आवर्स आपके पास टाइम है पेपर का, और उसी दौरान आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है कि किस टॉपिक पे मैं एक अच्छी डिबेट जो है और एक अच्छा डिस्कोर्स बिल्ड कर सकता हूँ। तो टॉपिक शुड बी वेरी वेल थॉट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बड़ा हेस्टी नहीं होना चाहिए। आमतौर पे 2500 वर्ड्स रिक्वायरमेंट होती है कि उसका आपने एक ऐसे लिखना है 3 घंटे में, और एक कोर्स आउटलाइन होगी उसकी, सॉरी एक उसकी जो है सॉरी एक आउटलाइन आपने ड्रॉ करनी है उससे पहले। ज़ाहिर है उस आउटलाइन वो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसी पे आपने उस ऐसे को जो है वो बिल्ड करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो इसको वक्त देना चाहिए। मैंने खुद जब इस ऐसे को पेपर जब मैंने पास किया था, तो मैं मेरे ख्याल में पिछले तकरीबन 25 मिनट का वक्त मेरा उस ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगा था, और उसको वक्त दिया था, सोचा था उसके ऊपर। ज़रूरी नहीं कितना वक्त सारे दें, लेकिन हर बंदे की अपनी एक कैफियत है, अपनी एक सोच है, अपना एक तौर तरीक़ा है। तो एक अच्छा टाइम उसको बहरहाल दे के सोच कर टॉपिक की सिलेक्शन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करते हैं जिस पे आप ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे तो बीच में जाके आप उसको छोड़ नहीं सकते। हालात आपके लिए इतना टाइम आपके साथ वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। टॉपिक्स पे थोड़ा सा जो बात हम करें तो वो आम तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तकरीबन हम सभी लोग उनसे वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं उनको। तो उन्हीं इश्यूज़ से रिलेटेड आपको कोई एक ऐसे जो है वो आ जाता है। जिस तरह एजुकेशन एक पाकिस्तान का इशू है, विमेन राइट्स जो हैं वो एक इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है। डेमोक्रेसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इशू है, पॉवर्टी इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में और या दूसरे जो डेवलपिंग इकानमीज़ में इशू है। इकॉनमी इट्सेल्फ बहुत ब्रॉड एक इशू है, और इसमें से ऐसे आता है तकरीबन हर दफ़ा, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको आप इन सारे टॉपिक्स को फर्दर हम मतलब इनकी सब डिवीज़न की जा सकती है इकॉनमी के अंदर। जिस तरह सी पैक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पिछले कुछ सालों से टॉपिक रहा है, आता रहा है पेपर्स में, या आईएमएफ से बोरोइंग है, रिलायंस है आपकी, उनके ऊपर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर है। तो इस किस्म के जो हैं टॉपिक्स हैं। लिटरेचर के जो लोग हैं उनके लिए लिटरेचर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ टॉपिक जो हैं वो एक आध टॉपिक होता है आमतौर पर ऐसे के जो पेपर है उसमें। तो बहरहाल ये कुछ ब्रॉड कैटेगरीज जिन पे मैंने एक जनरल सी बात की है, वैसे आपको और भी मिल जाएंगी अगर आप सीएसएस फोरम पे भी देखते हैं। तो इन्हीं में से मोर और लेस किसी न किसी तरीके से वो एक प्लान करके टॉपिक दिया जाता है। तो करने का काम क्या है, आज हम कुछ बात करेंगे इस पे। बहुत लंबा चौड़ा कोई फार्मूला नहीं है। मेरी नज़र में जो एक सिंपल सा एक रोड मैप है टू गेट थ्रू इन दिस पेपर, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक डेटा बैंक डेवलप करना चाहिए। यानी आपकी जब आप काम कर रहे हैं, आपका एक रजिस्टर या नोट्स जिस पे भी आप बनाते हैं, तो इन सारे इश्यूज़ पर, सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके पास क्लियरली कुछ स्टैट्स होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल हैं, ख़वातीन की तालीम के लिए क्या क्या मसाइल हैं, हायर एजुकेशन के इश्यूज़ क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के इश्यूज़ क्या हैं। कुछ आपके जहन में फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, जिस तरीके से लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान में, ख़वातीन का क्या है, मर्दों का क्या है। इसी तरीके से स्कूल्स, लड़कियों के लिए जो स्कूल्स हैं वो कैसे हैं, कितने हैं, लड़कों के लिए स्कूल्स कैसे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स की एवरेज रेशो क्या है पर स्टूडेंट
या स्टूडेंट टीचर जो रेशो जिसको हम कहते हैं वो कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, बजट कितना एलोकेट होता है इसके लिए, हुकूमतें इस पर कितना स्पेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी तो फिर आप एक बिल्डिंग जो है खड़ी कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आप एक बना सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो 3 आवर्स लिखना मुश्किल होगा। इकॉनमी पे बात कर लें तो इकॉनमी में क्या क्या चीज़ें हैं आपके जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कितनी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या चीज़ है, कितना है, और ट्रेड डेफिसिट क्या चीज़ है, वो कितना है, IMF से बोरिंग पाकिस्तान ने की है, कब की है, कितनी दफ़ा की है, क्या वजूहात होती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। तो इट्स लाइक स्प्लिटिंग द हेयर। आपने बाल की खाल उतारनी है। आपने चीज़ को, अगर आपको एक मौजू एक टॉपिक दिया जाए तो आपने उसको एक्सपैंड करना है, उस पर लिखना है और बहुत फ़्लो के साथ लिखना है। ये मैंने इकॉनमी की बात कर दी, एजुकेशन की बात कर ली, इसी तरह वुमेन राइट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर टॉपिक के ऊपर आपके जहन में जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे हासिल किया हुआ डेटा होना चाहिए। जिस तरह इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू करती है, उसका PDF आसानी से आपको मिल सकता है इंटरनेट पे, आप गूगल करें तो उसमें बजट की सारी डिटेल्स होती हैं। पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट क्या रहा, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हैं, उनकी क्या सारे जो उनके बुनियादी जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दिए होते हैं। तो ये इसको कंपाइल करना पहला काम तो जो है ना जी वो ये है कि आप इन सारी चीज़ों को कंपाइल करें। आपके पास इन सारी चीज़ों का एक डाटा बैंक मौजूद हो, और फिर इससे अगली जो चीज़ है वो ये है कि ऐसे लिखें, यानी आप पिछले पास्ट पेपर्स ले लें CSS के, आसानी से मिल जाते हैं। उनके ऊपर जो गिवन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो एसेज हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दें। 1 पेज लिखें, 2 पेज लिखें और वो किसी एक्सपर्ट आदमी को दिखाएं, उस पर फीडबैक लें ताकि उसके अंदर आप वक्त के साथ साथ निखार पैदा कर सकें। राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और राइटिंग एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी चाहिए और बड़े कोई सकील किस्म के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने। देयर शुड बी अ वेरी गुड फ्लो इन योर रिटन एक्सप्रेशन इन योर ऐसे। एक फ़्लो हो, एक रवानी हो, पढ़ने वाले को तकल्लुफ़ ना करना पड़े चीज़ को समझाने के लिए, समझने के लिए, यानी वो पढ़े तो पढ़ता चला जाए। ये एक अच्छी तहरीर की मैं समझता हूँ एक सलाहियत होती है। लिखारी का ये फ़न होता है कि वो जब एक ऐसे लिखता है या कोई बात लिखता है तो जो पढ़ने वाला है वो उसको स्टार्ट कर दे तो आखिर तक पहुँचाना ही उसकी ज़िम्मेदारी है, राइटर की ज़िम्मेदारी। जिस तरह अहमद नदीम कासमी ने शायद ये बात की थी कि अगर एक कॉलम पढ़ने वाले ने स्टार्ट कर दिया है और ख़त्म नहीं किया तो ये समझें लिखने वाले की कमज़ोरी, उसकी खामी। तो आपके अंदर ऐसा आपने ऐसा फ़्लो पैदा करना है और ये वक्त के साथ आएगा। और फ़्लो पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप रिलैक्स हों। अगर आप रिलैक्स हैं, आसानी से बात लिख रहे हैं और एक ओरिजिनलिटी के साथ अपने अंदाज के साथ लिख रहे हैं, फिर उसमें फ़्लो होगा। अगर आप एक पैनिक में हैं, एक स्ट्रेस में हैं और आप एक तकल्लुफ़ करके अल्फाज ढूंढ के मुश्किल अल्फाज अपनी स्पीच में डालने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि उसमें उस तरह की अफादियत नज़र आएगी। और पढ़ने वाले को इस चीज़ का पता भी चल जाता है कि ये इसने बड़ी स्ट्रगल की हुई है, जानबूझ के डेलिबरेटली ऐसे अल्फाज को शामिल किए। दूसरी बात ये है सर, 2 बातें होंगी। एक बात हमने की कि एक डाटा बैंक बना लिया जाए जिसमें बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर स्टैट्स इकट्ठे कर लिए जाएँ, कुछ कोट्स इकट्ठी कर लिए जाएँ, जो कहावतें हैं वो चीज़ें इकट्ठी कर। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसको लिखा जाए, प्रैक्टिस की जाए और दिखाया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ऐसे कंजंक्शंस यूज़ किए जाएँ जिसके ज़रिए से आपकी जो टेक्स्ट है, जो आपने जो लिखा है, जो तहरीर है आपकी, वो कनेक्टेड महसूस हो, बात में रब्त महसूस हो। ऐसा महसूस ना हो कि ये एक पैराग्राफ कहीं और से शुरू हुआ था और एक पता नहीं कहीं और जा रहा है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये अंदाज़ आता हो कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके चलें। एक स्टोरी बिल्ड करनी आती हो, एक अंदाज़ ऐसा हो कि एक ऐसी कहानी बना सकें कि जिसको
पढ़ने वाला जो है ना दिलचस्पी से पढ़े और उसको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती चली जाएँ। ठीक है जी। और बाकी ये है कि इसकी प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखा जाए और बाय एंड बाय थिंग्स विल गेट बेटर। आपको खुद महसूस होगा कि जो आप लिख रहे हैं उसमें वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है। तो इस पे कोई अगर अपना फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे मज़ीद कोई बात आप जानना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।